रिफ्रैक्शन का बेसिक लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं वैसे अपने पहले ही लेक्चर में, फिर भी उसको ब्रीफली रिवाइज कर देते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में आप ये कहते हो कि जब कोई भी लाइट किसी एक मीडियम से और दूसरे मीडियम में एंटर कर जाए, ठीक है, फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम, तो ऐसा कहा जाता है कि जो लाइट होती है वो अपना पाथ चेंज करती है। जिस पाथ पर लाइट रे प्रोपोगेट कर रही थी उस पाथ से डेविएट होती है थोड़ा सा। अब किधर डेविएट होती है, तो ये डिपेंड करता है कि जो लाइट है उसकी ट्रेवलिंग किस टाइप के मीडियम से किस टाइप के मीडियम में हो रही है। जिस पॉइंट पर वो इंसिडेंट होती है वहां पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको नॉर्मल कह देते हो। नॉर्मल कैसे डिफाइन किया जाता है, तो नॉर्मल डिफाइन किया जाता है अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू इंटरफेस। अब इंटरफेस किसको डिफाइन करते हो, तो इंटरफेस डिफाइन करते हैं अ लाइन विच डिवाइड्स टू डिफरेंट मीडियम्स। तो दिस इज मीडियम वन एंड मीडियम टू, इन दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली लाइन इंटरफेस, और इंटरफेस के परपेंडिकुलर लाइन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ द रे दैट इज डिफाइंड एज द नॉर्मल लाइन। तो ये लाइट रे किधर की तरफ डेविएट होती है, नॉर्मल की तरफ डेविएट होती है या नॉर्मल से और दूर चली जाती है। आइडिया होगा कुछ तुम लोग को यार बच्चों को, अगर ये है सवेरे से रुचि। डेंसर में जाए तो बस नॉर्मल हाँ पे। बिल्कुल, मतलब ये डिपेंड करता है कि दोनों मीडियम्स में से डेंसर मीडियम कौन सा है, उस हिसाब से लाइट रे या तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होती है या और इस तरफ चली जाती है, मतलब किसी एक डायरेक्शन में डेविएट होगी। से फॉर एग्जांपल वो इस तरफ आ गई जिसको आप रिफ्रैक्टेड रे बोलते हो, और रिफ्रैक्टेड रे या नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा टू कह देते हैं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा वन एंड थीटा टू। तो इनमें रिलेशन बताया गया था कि जो ये एंगल्स होते हैं इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल के बीच में एक रिलेशन था। क्या मजाक है भाई। वो ये कहा जाता था कि साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी साइन थीटा वन बाय साइन थीटा टू, ये रेशियो जो होता है ये एक डेफिनेट रेशियो बनता है फॉर द टू मीडियम्स। और ये डिफाइन किया गया है स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम सपोज v1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम v2। स्नेल्स लॉ कहते हैं उसका। और स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम का भी अपना एक अलग फॉर्मूला था, डे वन पर बताया था। रिपीट इसलिए कर रहे हैं, कुछ नए लोग ऐड हुए हैं तो वो बता देते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ग्लास, वाटर, पैराफिन, किसी भी मीडियम में जब स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है स्मॉल सी डिवाइडेड बाय म्यू। अब इसमें स्मॉल सी क्या होता है, स्मॉल सी होती है स्पीड ऑफ लाइट फ्री स्पेस में, यानी कि वैक्यूम के अंदर। और म्यू को क्या बोलते हैं यहाँ पर, जो सी बाय म्यू में म्यू है उसको क्या डिफाइन करते हैं, तो दिस म्यू कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी बाय म्यू से निकाल सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दो तरीके के होते हैं, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो ये हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इसी हिसाब से जब चलोगे स्पीड इन द मीडियम बराबर सी बाय म्यू, तो v1 को हम लोग लिख लेते हैं सी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय v2 को सेम फॉर्मूले का यूज करेंगे तो सी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम, एंड देन इट बिकम्स म्यू2 डिवाइडेड बाय म्यू1। और इसको एक नाम भी दिया गया ना, कोई लॉ है ये किसी साइंटिस्ट की वजह से दिया गया था, तो ये कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। होप कि इतना सब आप लोग जानते हो पहले से, यस थोड़ा आइडिया होगा इसके बाद रिफ्रैक्शन के बेसिक लॉस का आइडिया होगा। और एक लॉ इसमें और ऐड करते हैं, अगर हम थ्योरेटिकल लेवल पर बात करें तो ये कहते हैं कि जो इंसिडेंट रे होती है, जो नॉर्मल होती है और जो रिफ्रैक्टेड रे होती है, ये तीनों एक ही प्लेन में आते हैं। जिस प्लेन में इंसिडेंस होगा, जिस प्लेन में नॉर्मल होगा, उसी प्लेन में रिफ्रैक्शन भी होता है, फर्स्ट लॉ। और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये कहलाता है कि साइन थीटा वन बाय साइन थीटा टू बराबर म्यू2 डिवाइडेड बाय म्यू1, स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉ।
ठीक है, बढ़े आगे। यस बेसिक लॉ था, बेसिक लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऐसे होता है। तो आज इसकी ही एप्लीकेशन करेंगे, जो कुछ भी पढ़ोगे वो इसके बेसिस पे पढ़ोगे। बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दो मेन चीजें पढ़नी है, एक ग्लास स्लैब और एक प्रिज्म। प्रिज्म और ग्लास स्लैब दो थ्योरीज हमें आज डिस्कस करनी है इसके ऊपर। बट उसके पहले ना हम यहाँ पर ये भी डिफाइन कर लेते हैं कि रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम किसको कहते हो आप। मतलब कैसे मालूम चलता है कि कोई मीडियम रेयर है और कैसे मालूम चलता है कि कोई मीडियम डेंसर है। तो क्या रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम एब्सोल्यूट टर्म्स हैं या फिर ये रिलेटिव टर्म्स कह रहे हैं? रिलेटिव। जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर डेंसर मीडियम माना जाएगा या रेयर मीडियम माना जाएगा? तो ये डिपेंड करता है कि वाटर को कंपेयर किसके साथ कर रहे हो आप। अगर वाटर को आप एयर से कंपेयर करोगे तो वाटर इज मोर डेंसर, बट जब वाटर को हम ग्लास के साथ कंपेयर करेंगे तो फिर ग्लास ज्यादा डेंसर होगी। रिलेटिवली होता है ये, ठीक है। और एक और डेफिनेशन बता दें, कुछ पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट्स हो जाए हमारे। जैसे स्पीड का फॉर्मूला होता है c/mu, वैसे ही एक टर्म होता है, इसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि स्पीड कैन ऑल्सो बी रिटन एज फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय द वेवलेंथ f into लैम्डा। और ये भी शायद हमने अपने डे 1 की लेक्चर में ये बताया था कि अगर हम मीडियम 1 के अंदर लाइट की स्पीड v1 थी तो मीडियम 2 में वो लाइट डिफरेंट स्पीड पर चलती है v2। अगर मीडियम 1 के अंदर जो लाइट इंसिडेंट हुई है उसकी वेवलेंथ लैम्डा 1 है तो उस लाइट की वेवलेंथ दूसरे मीडियम में डिफरेंट हो जाएगी, कुछ लैम्डा 2 वेवलेंथ आएगी। बट एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जिस फ्रीक्वेंसी के लाइट इंसिडेंट कराते हो आप, एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट रिफ्रैक्ट भी होती है। मतलब फ्रीक्वेंसी में कोई ऑल्टरेशन नहीं आएगा, ऑल्टरेशन आती है स्पीड ऑफ लाइट के अंदर, ऑल्टरेशन मिलेगी वेवलेंथ के अंदर, ऑल्टरेशन मिलता है एंगल थीटा और थीटा 1 और थीटा 2 के अंदर। ठीक है, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट क्लियर हो गया ना? आगे बढ़ जाए, मेन टॉपिक पर आ जाए यार प्लीज। यस जो लोग नए हैं जिनका लेक्चर 1 मिस हुआ है वो बताया पहले। अंशिका आप हो मीटिंग में? यस सर। क्लियर है तुमको? अच्छा, तुम्हारा पहला लेक्चर मिस हुआ है। नो सर, पहले लेक्चर में आई थी मैं। अच्छा, आप आए थे फिर फोन? नहीं, अंशिका नहीं, एक और बच्ची है, क्या नाम है उसका? अग्रवाल करके, कौन है भाई? चलो जो भी है, चलिए यार तो स्टार्ट कर लेते हैं इसको, अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें हमें सबसे पहला टॉपिक जो डिस्कस करना है वो कुछ ग्राफिकल पार्ट्स है। और ग्राफिकल पार्ट्स में क्या है, सबसे पहले मान लेते हैं कि लाइट जो है वो रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है। पहला केस, लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम द रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम। क्या सिचुएशन बनेगी इस केस में अगर ये इंटरफेस और नॉर्मल से डिफाइन किए हैं? कि कोई लाइट रे अगर मान लीजिए इस पर स्ट्राइक करती है एट सम एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल आई, तो ये अब किस तरफ जाएगी? अब आप क्लियर कर सकते हो। अगर पहला मीडियम हमारा रेयर मीडियम है और दूसरा वाला डेंसर है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट जो होगी वो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट कर जाएगी, मान लीजिए इस तरफ आ जाएगी, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो गया। तो इसमें हमें पहली चीज डिफाइन करनी होती है कि लाइट कितने एंगल से डेविएट हुई है। एंगल ऑफ डेविएशन किसको कहा जाता है? एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं कि जो आपकी इंसिडेंट लाइट है उसको एक्सटेंड करें। मतलब ये जो डॉटेड लाइन बनाई जा रही है ये इंसिडेंट रे का एक्सटेंशन है। तो एक्सटेंशन ऑफ इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, एक्सटेंशन ऑफ इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है ये एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा से डिनोट करेंगे। और ये क्लॉकवाइज डेविएशन कहेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन कहेंगे? तो क्लॉकवाइज। आप इंसिडेंट रे के एक्सटेंशन से देखो अगर आप, तो यहाँ से रिफ्रैक्टेड रे की तरफ हमें क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा। ये डेल्टा हुआ। और सिंपल मैथ का रिलेशन लगा सकते हैं, तो डेल्टा का रिलेशन आई और आर के साथ बन जाएगा। कितना बन जाएगा डेल्टा इन टर्म्स ऑफ आई और आर? सिंपल सा, अगर ये पूरा एंगल आई है और आई माइनस आर, डेविएशन इज एंगल आई माइनस एंगल आर। पहला रिजल्ट आ गया ये।
और उसके पहले स्नेल्स लॉ तो रहेगा ही, जो कि कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर की जो वैल्यू बनेगी वो इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन. साइन आई अपॉन साइन आर विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विच इज द डेंसर मीडियम. तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू डी से डिनोट कर रहे हैं, डी फॉर डेंसर, और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू आर से डिनोट कर रहे हैं, आर फॉर रेयर मीडियम. दैट इज म्यू डी अपॉन म्यू आर. कुछ एलिमेंट्री ग्राफ्स दिखाने हमें, देखो कैसे होंगे. जैसे कि फर्स्ट ग्राफ, कैसा ग्राफ आएगा बिटवीन साइन आर एंड साइन आई. बहुत इजी ग्राफ है साइन आई, हाँ, क्योंकि इनका रेशियो कांस्टेंट है. तो जब दो क्वांटिटीज का रेशियो कांस्टेंट आएगा तो जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगी पासिंग थ्रू ओरिजिन. इस रिलेशन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, साइन ऑफ आर विल बी इक्वल टू म्यू ऑफ आर अपॉन म्यू ऑफ डी मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ आई. ये जो पूरा साइन आर है इसको हम वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट कर रहे हैं और साइन आई को हम एक्स एक्सिस पर प्लॉट कर रहे हैं. तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ वाई इक्वल टू एम एक्स. ये किस टाइप की ग्राफ बनती है वाई इक्वल टू एम एक्स मैथमेटिक्स में? तो स्ट्रेट लाइन हुआ, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी इनके बीच में एक ग्राफ आएगा ओरिजिन से पास करता हुआ, जिसके लिए स्लोप, मतलब यहाँ पर अगर एंगल थीटा बने तो tan थीटा जो लाइन का स्लोप डिफाइन करते हो फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, m इज द स्लोप, मतलब म्यू आर बाय म्यू डी. ये हमारा फर्स्ट हो गया. कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? इस ग्राफ को समझने में कोई दिक्कत? नो सर. ठीक है, सिंपल ग्राफ. ओके, नाउ द सेकंड ग्राफ हम प्लॉट करने जा रहे हैं. सेकंड ग्राफ होगा वो आर और आई के बीच में बनेगा, एंगल आर और एंगल आई के बीच में. ये साइन ऑफ आर और साइन ऑफ आई के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है. नाउ ग्राफ विल बी बिटवीन द एंगल आर एंड एंगल आई. कैसा ग्राफ आएगा देखो. उसको साइड में प्लॉट कर रहे हैं, स्क्रीन दिखेगी आपको. ये कैसा ग्राफ आना चाहिए बिटवीन द एंगल आर एंड एंगल आई. तो किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने का सबसे आसान तरीका होता है, आप पहले तो जिन दो क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ निकालने जा रहे हो उनका रिलेशन निकालो. ग्राफ प्लॉट करने का सबसे प्राइमरी स्टेप है रिलेशन फाइंड करो. तो एंगल आर और एंगल आई के बीच में क्या रिलेशन बनेगा? यहाँ से निकाल सकते हैं. एंगल आर विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू आर बाय म्यू डी इनटू साइन ऑफ आई. ग्राफ कैसा होगा? एक सेकंड. हाँ जी बच्चा, आर और स्मॉल आई के बीच का ग्राफ चाहिए. तो ग्राफ देखो, वैसे तो ग्राफ बनाना मतलब मैथ्स का कंसेप्ट है, लेकिन फिजिक्स में आप ग्राफ का पोर्शन जब भी है, किसी भी चैप्टर में ग्राफ आए तो दो तीन बेसिक रूल्स फॉलो करो, आपको हर एक ग्राफ मिल जाएगा. सबसे पहले तो रिलेशन निकालो, जिनका भी ग्राफ चाहिए उनका रिलेशन फाइंड करें. उसके बाद एक दो कोऑर्डिनेट्स चेक करते हैं. फॉर एग्जांपल जब आई को 0 पुट करेंगे, आई इक्वल टू 0, तो क्या वैल्यू आएगी आर की? सपोज एंगल आई की वैल्यू 0 रखी जाए, तो एंगल आई इक्वल टू 0, साइन ऑफ 0 0, साइन इनवर्स ऑफ 0 विल बी 0. यानी एंगल आई 0 होगा तो एंगल आर भी 0 होगा. यानी कि जब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर 0 कोऑर्डिनेट आएगी तो वर्टिकल एक्सिस पर भी 0 कोऑर्डिनेट, यानी कि ओरिजिन से ग्राफ जाएगा. और दूसरा हम एंगल आई को 90 डिग्री पुट कर लेते हैं. जो ग्राफ बनाने का तरीका हमने सबसे छोटी से छोटी क्लासेस में ऐसे ही सीखा है कि ग्राफ बनाने के लिए हम ग्राफ पेपर पर कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं और उसके बाद ग्राफ को ज्वाइन कर लेते हैं. तो वही बेसिक रूल फॉलो करना है. एंगल आई को जब 90 डिग्री पुट करेंगे तो देखिए आर की क्या वैल्यू बनेगी. तो एंगल आई 90 डिग्री यानी कि साइन ऑफ 91 हो गया. तो एंगल आर विल बी साइन इनवर्स म्यू आर बाय म्यू डी. यानी कि जब एंगल आई हमारा 90 डिग्री के बराबर होगा तो उसके करस्पॉन्डिंगली एंगल आर की वैल्यू साइन इनवर्स म्यू आर बाय म्यू डी. अब हमें इन दोनों ग्राफ को ज्वाइन करना है, इन दोनों पॉइंट्स को. ये समझ में आ गया कि ये दोनों पॉइंट्स एक ग्राफ के ऊपर हैं, मुझे इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाना है, कनेक्ट करना है. अब कैसे करेंगे? तो कनेक्शन करने के लिए मतलब पहले हमने कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कर दिए, उसके बाद उन कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करने के लिए हम जो फिजिक्स में रूल फॉलो करेंगे वो ये करेंगे कि हम
रिलेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों करेंगे डिफरेंशिएट? डिफरेंशिएट करने से हमको क्या मिलता है? तो डिफरेंशिएशन से कैलकुलस में ये कहा जाता है कि अगर y और x के बीच में किसी तरीके का रिलेशन है तो उस रिलेशन के बेस पर जो ग्राफ बनती है dy by dx उस ग्राफ के लिए स्लोप को डिफाइन करता है। तो रूल ऑफ मैथमेटिक्स, if y and x are related by some kind of function, so the graph plotted on the basis of this relation, slope of that graph is represented by derivative dy by dx. बेसिक रूल ऑफ ग्राफ समझना। तो हम इस रिलेशन को अगर डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पर, यानी कि dr by di निकालें, क्या आएगा? dr by di की वैल्यू चेक करके डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ अ साइन इनवर्स फंक्शन, तो जितना मेरे को याद आ रहा है अपनी फिजिक्स अपनी मैथ में, वो होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस म्यू आर स्क्वायर अपॉन म्यू डी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर आई, और चेन रूल फॉलो करेंगे तो फिर आगे जाकर के हमारे पास म्यू आर बाय म्यू डी इंटू साइन आई का डिफरेंशिएशन, यानी कि कॉस आई। चेक करना यार मैंने सही डिफरेंशिएशन किया है नहीं किया, हमसे ज्यादा बेटर आप लोग जानते हो। साइन इनवर्स का चेन रूल के हिसाब से डिफरेंशिएशन किया है। डिफरेंशिएशन फिर बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम मैंने देखी है कि फिजिक्स में ग्राफ जल्दी प्लॉट नहीं हो पाते। तो ग्राफ का कोई मैजिकल वे नहीं है। मैथ में आपके कंसेप्ट हो सकते हैं, फिजिक्स में बहुत आसान से तरीके होते हैं। जिन दो वेरिएबल्स में ग्राफ चाहिए उनके दो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करें, उसके बाद उन दो वेरिएबल्स का जो रिलेशन है उस रिलेशन को डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएशन से हमको ये मालूम चलता है कि स्लोप कैसी आएगी। जैसे कि यहाँ पर अगर हम i इक्वल टू 0 रखें तो क्या मिलेगा आपको? dr by di क्या मिलेगा? तो जब i इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो cos ऑफ 0 डिग्री 1, cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा, sin ऑफ 0 डिग्री 0, यानी कि कुल मिलाकर के dr by di की वैल्यू मिलेगी आपको म्यू आर बाई म्यू डी। और जब i इक्वल टू 90 डिग्री पुट करेंगे, i इक्वल टू 90 डिग्री, तो न्यूमरेटर में cos 90, cos ऑफ 90 0 हो गया, यानी कि dr by di 0। dr by di मतलब फिर से बोल रहा हूँ स्लोप है, यानी कि 90 डिग्री पर ग्राफ की स्लोप 0 आनी चाहिए और 0 डिग्री पर ग्राफ का नॉन जीरो स्लोप आना चाहिए। अब कैसा ग्राफ आएगा? बिगिनिंग में नॉन जीरो स्लोप, लेकिन इस पॉइंट पर जाकर के जीरो स्लोप। जीरो स्लोप पर कैसी ग्राफ आती है? जीरो स्लोप का मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस या पैरेलल टू एक्स एक्सिस? जीरो स्लोप पैरेलल, यानी यहाँ पर ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए और यहाँ पर ग्राफ का कुछ स्लोप आना चाहिए। तो हमें एक आइडिया मिल गया, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। ग्राफ इस पॉइंट पर जाकर के पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो गया, इसीलिए जीरो स्लोप हो गई, और यहाँ पर वो कुछ एंगल बनाएगा क्योंकि इनिशियल मोमेंट पर कुछ स्लोप आ रही है। तो इस साइड से हमारा आर और आई के बीच में ग्राफ आता है। देन मतलब यहाँ पर ऐसा कोई फिजिक्स का काम नहीं चल रहा है, मैं फिर बोला मैथ पढ़ रहे हो भी आप, तो साइन आर साइन आई के बीच में ग्राफ ऐसा होता है, आर और आई के बीच में कुछ ग्राफ प्लॉट हो गया। नाउ अगर हमें डेविएशन के बारे में पूछा जाए कि डेविएशन का ग्राफ कैसा बनेगा, डेविएशन और एंगल आई के बीच में कैसा ग्राफ होगा, मान लीजिए कुछ ये पूछ लिया जाए, भाई ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें कौन जानता है क्या है, तो कैसा ग्राफ होना चाहिए बिटवीन डेविएशन एंड एंगल आई। तो अपना रूल बनाओ ना यार, हमें ग्राफ चाहिए डेविएशन और आई के बीच में। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम डेल्टा और आई के बीच रिलेशन निकालें। और डेल्टा और आई के बीच में रिलेशन कैसे निकालेंगे? तो डेल्टा का रिलेशन ये है, डेल्टा इक्वल टू एंगल आई माइनस एंगल आर। क्योंकि मुझे ग्राफ डेल्टा और आई के बीच में चाहिए तो मुझे रिलेशन भी डेल्टा और आई के बीच में चाहिए, यानी मुझे ये आर पसंद नहीं है, यहाँ पर इस रिलेशन में आर नहीं चाहिए मेरे को। तो आर को एलिमिनेट करेंगे। कैसे एलिमिनेट करेंगे? तो डेल्टा इक्वल टू एंगल आई माइनस एंगल आर, और एंगल आर हम यहाँ पर
ये एंगल आर है, तो ये एंगल आर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ म्यू आर बाई म्यू डी टाइम्स साइन आई। अब अगर हम मैथ का नॉलेज लगाएंगे ना यार कि मैथ के नॉलेज के हिसाब से इसमें कैसा ग्राफ बनेगा तो फंस जाओगे जाकर, क्योंकि मैथ के हिसाब से ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैथ में भी अगर याद करो तो उनके ग्राफ वैसे ही बहुत टेढ़े मेढ़े बनते हैं। तो मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफ नहीं बनाया जाएगा, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। एंगल आई को 0 रखें, क्या आएगा? एंगल आई इक्वल टू 0 डिग्री पर डेल्टा की वैल्यू। तो जब एंगल आई 0 तो ये पूरा 0 आएगा, मतलब आई की वैल्यू 0 तो डेल्टा की वैल्यू 0, यानी कि ओरिजिन हुआ। और फिर आई को 90 डिग्री कर दे, आई इक्वल टू 90 डिग्री, उसके करस्पॉन्डिंगली डेल्टा की क्या वैल्यू बन रही है उस रिलेशन के हिसाब से? साइन इनवर्स म्यू आर बाय म्यू डी। हाँ, तो आई 90 करेंगे, यहाँ पर भी 90 रखेंगे, तो 90 माइनस साइन इनवर्स म्यू आर बाय म्यू डी, यानी ये वैल्यू बन गई 90 माइनस साइन इनवर्स म्यू आर बाय म्यू डी। तो हमें ग्राफ के 2 पॉइंट्स मिल गए। बार बार हम यही काम करेंगे। इससे क्या कर सकते हो ना, फिजिक्स में चाहे किसी भी चैप्टर का ग्राफ होगा ऐसे ही प्लॉट करेंगे ना। इसके बाद इन दोनों को कनेक्ट करने से पहले हम डेरिवेटिव चेक करते हैं। तो क्योंकि ग्राफ डेल्टा और आई के बीच में है, तो अब की बार आप डी डेल्टा बाई डी आई चेक करेंगे। अब डी डेल्टा बाई डी आई की वैल्यू आएगी आई का डिफरेंशिएशन 1 माइनस इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी किया हुआ था हम लोगों ने। अब हम, हाँ जी बच्चों, सर जो आर वर्सेस ए का ग्राफ है उसमें म्यू आर का म्यू डी के रेशियो पे डिपेंड नहीं करेगा कि ग्राफ का शेप कैसा होगा? नहीं बच्चा, म्यू आर बाई म्यू डी 1 से कम ही होगा। रेयर मीडियम अपॉन डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो तो कांस्टेंट होगा ना। मैं यही समझा रहा हूँ बच्चा। देखो, किसी भी ग्राफ की शेप उसके अंदर के कॉन्स्टेंट्स पर डिपेंड करती है क्या? अच्छा देखो, आप इस बात को समझो, y इक्वल टू 2x कैसा ग्राफ होगा? कैसा ग्राफ बनता है इसका? y इक्वल टू 2x का बोलो। स्ट्रेट लाइन बनता है, पैराबोला बनता है, सर्किल बनता है, क्या बनता है इसका ग्राफ? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, यानी शेप ऑफ द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसमें y वेरिएबल है, x वेरिएबल है और 2 एक कांस्टेंट। ये बताइए, अगर y इक्वल टू 3x होता तो ग्राफ कैसा बनता? सेम। तो क्या इस कांस्टेंट के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है उसका शेप? बनेगा तो स्ट्रेट लाइन ही है, बस ये एंगल बदलेगा। समझ पा रहे हैं? तो हमने जितने ग्राफ प्लॉट किए हैं उनमें जो म्यू आर बाय म्यू डी है वो तो कांस्टेंट वैल्यू होगी ना भाई। एक बार लाइट मान लो वाटर से ग्लास में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो फिक्स वैल्यूज होती है, वो वेरिएबल तो हो नहीं सकते। हम वेरिएबल्स क्या कर सकते हैं, एंगल आई को और एंगल आर को। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे चेंज करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। समझे? तो ग्राफ वैसे ही बनेंगे। हाँ, ऑब्वियसली म्यू आर बाय म्यू डी की वैल्यू पर ये जरूर डिपेंड करेगा कि ये पॉइंट कितना ऊपर आएगा। म्यू आर बाय म्यू डी जितना ज्यादा होगा ये पॉइंट इतना ऊपर आएगा, बट ग्राफ की शक्ल ऐसी ही होगी, दिखने में ग्राफ ऐसे ही दिखेगा। क्लियर हुआ भी? यस। ठीक। और मेरा रूल समझो, हम लोग क्या कर रहे हैं फिजिक्स में, फिर बोल रहा हूँ बार बार, फिजिक्स का नाम ले रहा हूँ, मैथ का नाम नहीं कर रहा। फिजिक्स में ग्राफ प्लॉट करने के आसान तरीके, पहला रिलेशन एस्टेब्लिश करो, दूसरा उस रिलेशन का डिफरेंशिएशन करो। तो पहले जो रिलेशन था उसके अंदर हमने 2 कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए, अब उसके डिफरेंशिएशन में भी यही काम करो। i इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू मिलेगी, तो i इक्वल टू 0 करने के बाद जब डिफरेंशिएशन वगैरह हम सॉल्व करेंगे तो हमारे को जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1 माइनस म्यू आर बाय म्यू डी बाय म्यू डी। और अगर हम i इक्वल टू 90 डिग्री पुट करें
तो फिर हमें डी डेल्टा बाई टी आई की वैल्यू मिलेगी 1. 1. अब ये स्लोप डिफरेंशिएशन से आपको स्लोप के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहां पर मतलब i इक्वल टू 0 डिग्री पर स्लोप 1 से कम है, 1 माइनस समथिंग मतलब लेस देन 1 है, और यहाँ इक्वल टू 1 है। यानी कि जैसे जैसे एंगल i की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे स्लोप की वैल्यू बढ़ेगी। अब अगर किसी भी ग्राफ की स्लोप इंक्रीज कर रही है तो वो कैसा ग्राफ होना चाहिए? स्लोप इंक्रीज करने का ग्राफ कैसा बनता है तुम बताएं? क्या वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होती है? नहीं नहीं, पैराबोला नहीं, बस सिंपल सा। अच्छा देखो, इसको भी आसान कर देने, इसका भी आपको एक ऑब्जेक्टिव मेथड बता दे रहे जो हमेशा याद रहेगा ऑलवेज। आप स्माइल और सैड ये दो वर्ड तो हमेशा याद रख सकते हो ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। दोनों में एस का मतलब स्लोप, ये एक तरीका है याद रखने का, और आई का मतलब इंक्रीज। एस मतलब स्लोप और डी मतलब डिक्रीज। स्माइलिंग का सिंबल कैसा होता है? स्माइल करने के लिए अगर हम एक सिंबल बनाए, मैसेज करना है किसी को और उसको स्माइल भेजनी है एक मैसेज में व्हाट्सएप पे किसी को, तो जो सिंबल आप सेलेक्ट करते हो वो कुछ ऐसे ही तो बनता है ऊपर की तरफ। और अगर आपको सैड का सिंबल भेजना है तो ये इन्वर्टेड फॉर्म में भेज दीजिए। अब ऐसे याद रखो, यानी कि इस तरीके से अगर कोई ग्राफ जा रहा है तो उसका मतलब उस ग्राफ की स्लोप इंक्रीज हो रही है। ऐसे कोई ग्राफ आ रहा है नीचे की तरफ तो मतलब स्लोप इंक्रीज हो रही है। मतलब ग्राफ का ये वाला पोर्शन और ये वाले पोर्शन में स्लोप इंक्रीज होती है, और अगर इस टाइप के ग्राफ हैं तो स्लोप डिक्रीज होती है। बड़ा आसान तरीका याद रखिएगा। तो यहाँ पर स्लोप पहले 1 से कम थी, बाद में 1 हो गई, यानी कि स्लोप बढ़ेगी, स्लोप इंक्रीज होगी, यानी स्माइलिंग फेस, यानी कि ऐसा ग्राफ इस तरीके से जाओ। ये ग्राफ आ गया, ये तो याद रख सकते हो, तो कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं, कोई ऐसा टफ कंसेप्ट तो नहीं है, आराम से याद रखने वाली चीजें। इसी को मैथ के लैंग्वेज में कॉनकेव और कॉन्वेक्स बोलेंगे, कॉनकेव ग्राफ, कॉन्वेक्स ग्राफ। बोलो भाई। Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मेमोराइज रहेगा, बोलोगे तो नहीं इसको? No, sir. नो, कभी भूलने वाली चीज है ही नहीं वैसे। क्योंकि 12th स्टैंडर्ड पर हम लोग को भी दिक्कत होती थी, बहुतों को, शायद सभी को होती है प्रॉब्लम। ग्राफ के टाइम पर थोड़ा डर लगता है कि पता नहीं ग्राफ कैसा बनेगा, मगर रूल मैंने बता दिया आपको, टफ से टफ ग्राफ, टफेस्ट ग्राफ चाहिए आपको, तो भी यही बेसिक रूल रखो। पहले तो जिन जिन दो क्वांटिटीज में ग्राफ, उनका रिलेशन, उस रिलेशन के हिसाब से हमने दो कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लिए। अब ग्राफ या तो ऐसा बनेगा, या ऐसे बनेगा, या ऐसे बनेगा, या ये बनेगा। उसके लिए क्या पता करना होता है? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की वैल्यू चेक की जाती है कि डेरिवेटिव की वैल्यू इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। और अगर डेरिवेटिव की वैल्यू कांस्टेंट रह गई है, ना तो बढ़ी ना तो घटी, तो फिर ना तो ये ग्राफ आएगा ना तो ये ग्राफ आएगा, ग्राफ आएगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट स्लोप। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं भाई? Yes, sir. ठीक, Yes. ठीक है। एक ग्राफ और पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछने वालों का कोई भरोसा थोड़ी होता है, उनका कोई ईमान नहीं होता, को कुछ भी पूछ ले। लाइक ग्राफ ऑफ दिस डेविएशन डेल्टा वर्सेस म्यू आर अपॉन म्यू डी। तुम लोग को उसका अजीब लगे कि पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पर, बट क्या है कि क्वेश्चंस तो बनते हैं यार। असाइनमेंट्स वगैरह में, पेपर्स में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, वो तो ये मान के चलते हैं कि जो भी बच्चा पेपर दे रहा है वो सुपर ब्रिलियंट है, उसको सब आता है। उनको क्या पता कि वो स्कूलिंग जो है कितनी अच्छी हुई है उसकी। सो म्यू आर बाय म्यू डी
और डेल्टा के बीच ग्राफ, तो आपको घबराना नहीं है, फिर बोलो आपसे, डरना नहीं है। हमें डेल्टा और म्यू आर बाय म्यू डी के बीच में ग्राफ चाहिए, कोई बात नहीं, हम इनके बीच रिलेशन निकाल देते हैं। और रिलेशन ऑलरेडी निकला हुआ है, यहाँ पर ऑलरेडी एक रिलेशन निकला हुआ है। अब आगे का सिस्टम देखना क्या करेंगे। सपोज म्यू आर बाय म्यू डी को हम डिनोट कर देते हैं बाय द सिंबल ऑफ कैपिटल के, ये रेशियो हम के से डिनोट कर दें। सो दिस म्यू आर बाय म्यू डी को डिनोट कर दिया हमने के से, तो ऑलरेडी हमारा रिलेशन आ गया बिटवीन डेल्टा एंड के। और ये ग्राफ प्लॉट करना है मुझे, ये जो ग्राफ प्लॉट करना है, ये प्लॉट करना है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ आई। इसका क्या मतलब होता है कि फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ आई, मतलब आई एक वेरिएबल क्वांटिटी है फिर, या फिर आई एक कांस्टेंट क्वांटिटी है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट। देखो जब किसी चीज की वैल्यू प्रोवाइड कर दी गई है तो उसको हम बदल तो सकते नहीं है। सपोज आपसे कहा जाए कि आई 40 डिग्री है, तो अब हमारे लिए वो 40 डिग्री ही रहेगा, 41 नहीं हो सकता, 39 नहीं हो सकता। तो हमें अपना प्राइमरी रूल, हम लोग के की वैल्यू पे, के की कुछ वैल्यूज रखते हैं और डेल्टा की कुछ वैल्यूज रखते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा एप्टीट्यूड चाहिए। के जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयर मीडियम अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, क्या ये वैल्यू 1 से ज्यादा कभी होगी? न्यूमरेटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम का है और डिनोमिनेटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का है। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, तो छोटी वैल्यू डिवाइडेड बाय बड़ी वैल्यू, ये रेशियो 1 से ज्यादा तो कभी नहीं हो सकता। मतलब कि जो के है उसकी जो डोमेन कह सकते हो वो 0 से लेकर के 1 के बीच में ही रहेगी, 1 के आगे नहीं जाएगा कभी। अब अगर हम k को 0 पुट करें, k इक्वल टू 0, तो फॉर k इक्वल टू 0 साइन इनवर्स ऑफ 0, साइन इनवर्स ऑफ 0 मतलब 0, डेल्टा इक्वल टू आई, यानी कि जब k की वैल्यू 0 है तो डेल्टा की वैल्यू आई हो गई, यानी यहां पर एक कोऑर्डिनेट आया। फिर k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1 यानी कि साइन इनवर्स ऑफ साइन आई, साइन इनवर्स ऑफ साइन आई इज सिंपली आई, आई माइनस आई 0, यानी यहां पर डेल्टा 0 हो गया। तो मुझे पॉइंट्स तो मिल गए, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है। अब मुझे ये देखना है कि इनमें, इन पॉइंट्स के बीच में ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा या ये बनेगा। तो उसके लिए हमें डेरिवेटिव कर लो यार, डी डेल्टा बाई डी आई फिर निकाल लेते हैं। तो 1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस साइन इनवर्स फंक्शन विल बी, इसमें डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर आई, और न्यूमरेटर में आ जाएगा के इंटू कॉस आई। अब आप इसकी वैल्यू चेक करो, जब k इक्वल टू, ध्यान रखना वेरिएबल k है, तो k इक्वल टू 0, तो वो डी डेल्टा बाई डी के होगा, तो के साइन बाई k होगा, डी डेल्टा बाई डी के। k इक्वल टू 0, k 0, न्यूमरेटर में 0 हो गया, तो वो 1 भी नहीं आएगा, 1 है। तो 0 है ना, कांस्टेंट है। सॉरी बच्चा, सॉरी, मिस्टेक, बिकॉज i इज अ कांस्टेंट वैल्यू, सो डेरिवेटिव 0 हो गया इसका। अब k इक्वल टू 0 पर क्या आंसर आएगा? सर वो हाँ। साइन नहीं होगा, कॉस आई नहीं होगा, साइन आई कांस्टेंट है। अरे यार कुछ हमसे मिस्टेक, सॉरी बच्चा, सॉरी, मतलब हमारा दिमाग खराब हो गया। तो इसे रुपये चेक कर लें, 1 अपॉन दिस और साइन नहीं आएगा, सही कह रहा है यार, काफी गलती हो गई हमसे। अब सही हो गया तो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है अभी, क्योंकि यस अब बता दो, चलो अब बता दो, k इक्वल टू 0 पर ये क्या आएगा? k 0, यहाँ पर k 0 हो गया, तो ये वैल्यू माइनस साइन आई आई। और k इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? डी डेल्टा बाई डी के की वैल्यू k इक्वल टू 1 पे, तो ये माइनस ऑफ साइन आई अपॉन माइनस 10 है। नहीं, हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर है, अभी इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर आई रहता है ऐसे, ठीक है।
अब ये बताओ ये वैल्यू ज्यादा है या ये वैल्यू ज्यादा है? कोई एक एग्जांपल लो, सपोज आई, कोई एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आई जो है वो 45 डिग्री है, सपोज आई की वैल्यू 45 डिग्री है। कोई एग्जांपल ले लो, क्योंकि आई की तो गिवन वैल्यू होगी ना, मान लेते हैं 45 डिग्री, तो फिर यहाँ पर आंसर आ जाएगा -1/√2, और -1/√2 होता है अप्रोक्सीमेटली 0.707, तो ये आएगा -0.707। यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी? अगर हम आई को, ये बेसिकली tan i आ रहा है, -tan i बन रहा, और आई 45 डिग्री अगर लिया है तो ये वैल्यू -1। -1 तो ये बताइए वैल्यू इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है? -0.707 से -1 हो गए, तो हम लोग ज्यादा हो गए या कम हो गए? इंक्रीज होगा। माइनस साइन लगा बच्चा, माइनस साइन लगा है। डिक्रीज होगा। -0.7 बड़ा है या -1 बड़ा है? सीधा सा रूल देखो ना, -0.7 कम हो रहा है, कम हुआ, ये वैल्यू कम हो गई ना, यानी कि स्लोप कम हो गई, तो डिक्रीजिंग वाला स्लोप आ गया, मतलब सैड वाला ग्राफ हो गया, और हमें ऊपर से नीचे जाना है, तो यानी ये वाला पोर्शन। यानी कुछ इस तरीके से। भाई ये भी तो देखोगे ना कि नीचे से ऊपर जाना है तो ये पोर्शन, ऊपर से नीचे आना तो ये पोर्शन, ऊपर से नीचे जाना है तो ये, नीचे से ऊपर जाना है तो ये, इस तरीके से देखा जाता है ग्राफ। एक बार खुद करोगे ना तो यार आसान लगेगा, मैं फिर एक बार इसको वर्किंग अपने आप करोगे जब, क्योंकि बेसिकली आप देखो इसमें कोई फिजिक्स का लॉ तो नहीं लग रहा है, या फिजिक्स की कोई थ्योरम नहीं लग रही है, कंप्लीट मैथ्स है। और डे 1 पर इसीलिए मैंने कहा था बच्चा आप लोगों से कि मैथ आपकी जितनी स्ट्रांग होगी फिजिक्स उतनी आसान होती चली जाएगी, मतलब उसको समझने में इजी होता है। हटा दे इसको, यस बना लिया ग्राफ, चलिए। और ये भी नहीं कह रहा कि ये सारे ग्राफ याद करके बैठो, ये कुछ नहीं कह रहा, मैं याद भी नहीं करूँ, मेथड समझो। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो मुझे मेथड पता होगा, तो मैं वहां पर भी इस मेथड को फॉलो कर लूंगा या कर लूंगी। हमें कोई याद करके थोड़ी बैठना है कि हमें ये वाला ग्राफ है, कितना याद रखोगे। ना प्रॉब्लम आती है जब आप डेंसर से रेयर साइड पे चलते हैं, प्रॉब्लम नहीं आती है, बेसिकली डेंसर टू रेयर मीडियम में एक स्पेशल केस भी आ जाता है। ऐसे में क्या करते हो जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ लाइट का ट्रैवलिंग कराते हैं, तो ऐसा नहीं कहते यार कि जब डेंसर से रेयर की तरफ जाते हैं तो जब लाइट को हम इंसिडेंट कराते हैं एट सम एंगल विद नॉर्मल आई, तो वो लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से और बड़े एंगल पे जाती है, मतलब नॉर्मल से दूर हो जाती है। तो इसमें जो हमारा इंसिडेंट रे की जो एक्सटेंशन हुई है, इंसिडेंट रे का एक्सटेंशन, उस एक्सटेंशन से रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल बनेगा ये डेल्टा हुआ, जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, डेविएशन एंगल, जिसको कि सिंपल मैथ के हिसाब से कर सकते हैं r माइनस आई। आई और आर के बीच का रिलेशन फेमस स्नेल्स लॉ से आएगा, साइन आई ओवर साइन आर। Now sin I upon sin R will be this second medium is rarer, so it is mu R by mu D. यस सर। ठीक, और इसमें क्या होगा, हमने डे 1 पर एक और बात कही थी यार आपको कि लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट 100% रिफ्रैक्ट नहीं होती कभी भी, ये बेसिक फिनोमेना है। 100% रिफ्रैक्शन कभी नहीं होता, लाइट का कुछ ना कुछ परसेंटेज हमेशा ही रिफ्लेक्ट होता है, बट वो इस डायग्राम में हम लोगों ने ड्रॉ नहीं किया हुआ है, कुछ ना कुछ लाइट रिफ्लेक्ट जरूर होगी। अब अगर हम लाइट रे को, मान लीजिए ये एंगल आई है, ये एंगल आर हुआ, इस तरीके से आगे बढ़ते चलेगा, और हमने कहा कि चलो यार एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, जैसे पीछे किया था वैसे यहाँ भी करेंगे। तो हमने पहला ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट किया, हमने पहला ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट किया बिटवीन साइन आर और साइन आई, सबसे पहला ग्राफ।
सबसे आसान ग्राफ है, क्योंकि साइन आर को हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन के हिसाब से म्यू डी अपॉन म्यू आर मल्टीप्लाइड बाय साइन आई। तो साइन आर इज प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सिस, साइन आई इज प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस, सो म्यू डी बाय म्यू आर इज अ कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ इसमें भी है। लेकिन इस ग्राफ की जो स्लोप आएगी वो आएगी म्यू डी डिवाइडेड बाय म्यू आर। आसान ग्राफ है। एक पॉइंट समझने वाले, आई इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है, आई को अगर आप 90 डिग्री पुट करो जरा तो क्या आंसर आएगा? करस्पॉन्डिंग टू आई इक्वल टू 90 डिग्री, ये ग्राफ कहां जाएगा? उसके करस्पॉन्डिंगली वैल्यू चेक कर लेते हैं। जब आई को 90 डिग्री पुट करेंगे, आई इक्वल टू 90 डिग्री, साइन ऑफ 91, इसका मतलब साइन आर की जो वैल्यू बनेगी वो म्यू डी अपॉन म्यू आर बनेगी। यानी जब आई 90 होगा तो साइन आई जब 90 होगा तो साइन आई 1 होगा। आई 90 का मतलब वैल्यू ऑफ साइन आई विल बी 1 एंड करस्पॉन्डिंग टू दैट द वैल्यू ऑफ साइन आर, द वैल्यू ऑफ साइन आर विल बी म्यू डी अपॉन म्यू आर। बट ये क्या हुआ? म्यू डी बाय म्यू आर में वैल्यू 1 से ज्यादा है या 1 से कम है? न्यूमरेटर में डेंसर मीडियम ज्यादा है, यानी हम ये कह रहे हैं कि साइन आर की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी हो गई। ये कैसे हो सकता है? साइन ऑफ किसी भी एंगल का जब साइन निकालते हैं तो 1 से ज्यादा कैसे आ जाएगा? इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो गई है। और गड़बड़ क्या हो गई है इसमें? इसका मतलब साइन आई 1 के बराबर नहीं पहुंच सकता। ये ग्राफ गलत हो गया। क्यों गलत हो गया जानते हो? डेंसर टू रेयर में एक स्पेशल केस भी आता है, और वो स्पेशल केस क्या होता है? जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को एक पर्टिकुलर वैल्यू पर लेके जाते हो और वो पर्टिकुलर वैल्यू कहलाती है क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल उस वैल्यू को बोला जाता है जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के करस्पॉन्डिंगली रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल बनाए। एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके करस्पॉन्डिंग लाइट रिफ्रैक्ट हुई और नॉर्मल से 90 डिग्री एंगल पर रिफ्रैक्ट हुई, उसको कहा गया क्रिटिकल एंगल। और अगर हम उससे भी ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस पर लाइट को भेजते हैं, मोर देन क्रिटिकल एंगल, तो लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस आई अगर क्रिटिकल से भी ज्यादा है, मोर देन थीटा सी एंगल पर अगर कोई लाइट डेंसर मीडियम में भेजी जाती है, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि इस केस में लाइट रिफ्रैक्ट होगी ही नहीं। मोर देन क्रिटिकल एंगल पर ये लाइट 100% रिफ्लेक्ट हो जाती है। 100% रिफ्लेक्शन, इसी को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा गया, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका मतलब डेंसर से रेयर मीडियम वाले केस में, फ्रॉम डेंसर टू रेयर, एंगल आई की कुछ वैल्यूज तक ही, एंगल आई की कुछ वैल्यूज तक ही आपको रिफ्रैक्शन मिलेगा, और एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस करने पर रिफ्रैक्शन मिलने की बजाय रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होगा। और वो सर्टेन वैल्यू कौन सी है, मतलब वो डिसाइडिंग वैल्यू कौन सी है जिससे हम ये कह सकें कि अगर इससे कम एंगल पर आएंगे तो रिफ्रैक्शन और उससे ज्यादा एंगल पर जाएंगे तो रिफ्लेक्शन। वो डिसाइडिंग वैल्यू एंगल आई की कौन सी है? वो है थीटा सी। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू थीटा सी, when angle I is equal to theta c, that means sin of theta c, यानी यहां कहीं पर जब sin theta c होगा, sin theta c लिखने का मतलब we are taking angle I equal to theta c, and for the angle of incidence equal to theta c, the refraction is at 90 degree angle, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 है, यानी कि एंगल R 90 है, और एंगल R 90 है तो साइन ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू 1 आएगी, यानी कि साइन ऑफ थीटा सी के करस्पॉन्डिंगली यहाँ पर वैल्यू 1 बन जाएगी। तो सिर्फ यहीं तक का ग्राफ पॉसिबल है, उसके आगे का ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसके आगे रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा।
तो जब रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा तो ये रिलेशन काम ही नहीं करेगा, क्योंकि ये रिलेशन तो रिफ्रैक्शन की वजह से आता था। बियॉन्ड क्रिटिकल एंगल ये रिलेशन वर्क नहीं करेगा, तो इस रिलेशन के बेस पर बनने वाला ग्राफ भी वर्क नहीं करेगा। बच्चा आया कि नहीं आया समझ में? Yes, Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. ठीक है, ये प्रॉब्लम है डेंसर टू रेरर में। यहाँ थोड़ा सा क्रिटिकल वर्ड आपको सब समझते हो, ये क्रिटिकल वर्ड का मतलब होता है बस आर या पार। तो क्रिटिकल एंगल मतलब ऐसा एंगल जिसके एक तरफ रिफ्रैक्शन है और एक तरफ रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल पर क्या होता है बताओगे आप? मतलब अगर आपसे कहा जाए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन? Refraction. रिफ्रैक्शन। एंगल आई अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो Reflection. रिफ्लेक्शन, और एंगल आई अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो Perpendicular. 90 डिग्री। नहीं, उसको कहेंगे क्या? मतलब पॉइंट मेरा ये है कि जब लाइट डेंसर से रेरर मीडियम की तरफ जा रही है, डेंसर टू रेरर, तो एज लॉन्ग एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, तो हम कह रहे हैं कि रिफ्रैक्शन होगा। हमने कहा कि एंगल आई मोर देन क्रिटिकल एंगल है, तो लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। क्वेश्चन मेरा ये था, अगर हम बराबर एंगल लेते हैं तो क्या होता है? इस पर हम क्या कहें, इज इट रिफ्रैक्शन या इज इट रिफ्लेक्शन? यह साफ लिखा हुआ है, क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके करस्पॉन्डिंगली लाइट 90 डिग्री पर रिफ्रैक्ट हुई है। यानी कि क्रिटिकल एंगल पर भी हमारा जो फिनोमिना है वो रिफ्रैक्शन है। आई बात समझ में? मतलब कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ज्यादा होना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा, वो 0.000001 डिग्री ही ज्यादा हो, थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, एग्जैक्ट बराबर हुआ अगर एंगल आई इज एग्जैक्टली इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल, देन इट इज अ रिफ्रैक्शन एट अ 90 डिग्री एंगल। तो अब ये कैसे पता लगाएंगे कि क्रिटिकल एंगल कितना होता है? वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल कैसे निकालते हैं? तो वैल्यू ऑफ क्रिटिकल, क्योंकि डेंसर टू रेरर मीडियम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री, फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बाय डेफिनेशन, critical angle is that angle of incidence for which angle of refraction is 90, so r is 90 degree। यहाँ पर स्नेल्स लॉ फॉलो होगा क्योंकि क्रिटिकल एंगल पर रिफ्रैक्शन चल रहा है। स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर is the refractive index of second medium upon the first medium. Second medium is रेरर medium, mu r upon mu d. That means sin of critical angle will be mu r divided by mu d। यहां से पता लगा सकते हो कि क्रिटिकल एंगल कितना होगा। तो डेंसर टू रेरर मीडियम में न्यूमेरिकल्स करने से पहले मैं फिर से एडवाइस करूंगा कि न्यूमेरिकल से पहले ये जरूर इंश्योर किया जाए कि जो लाइट का इंसिडेंस है वो मोर देन क्रिटिकल एंगल पर है या फिर लेस देन क्रिटिकल एंगल पर है, क्योंकि करस्पॉन्डिंगली ऑप्टिकल फिनोमिना बदल रहे हैं। लेस देन क्रिटिकल एंगल पर आपको रिफ्रैक्शन के लॉ लगाने पड़ेंगे और मोर देन क्रिटिकल एंगल पर रिफ्लेक्शन के लॉ लगाने पड़ेंगे। एज एग्जाम्पल, सपोज हमारा एक तरफ का मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, और दूसरे साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल यार, एक तरफ 2 है, एक तरफ √3 है। क्या बनेगा क्रिटिकल एंगल इस मीडियम के लिए? यहाँ पर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू, तो इनमें रेरर मीडियम कौन सा है और डेंसर मीडियम कौन सा है? तो ऑब्वियसली जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो रेरर है। √3 इज द रेरर एंड 2 इज द डेंसर। √3 upon 2
साइन थीटा सी बराबर √3/2 यानी कि 60 क्रिटिकल, डिग्री। हाँ हाँ, मतलब इन वैल्यूज के लिए क्रिटिकल एंगल है 60 डिग्री। इस रिलेशन से पता लगाएंगे। अब तो अगर हम यहाँ पर कोई लाइट रे 50 डिग्री के एंगल पर डालें या 40 डिग्री के एंगल पर डालें या 30 डिग्री के एंगल पर डालें, तो वो रिफ्रैक्ट होगी या रिफ्लेक्ट होगी, ये बताएं। रिफ्लेक्ट। क्योंकि आप पहले ये चेक करेंगे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी गई है उसको यहाँ पर रख करके पहले तो क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट कर दो। तो यहाँ पर मालूम चल गया है कि क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री है, यानी कि 60 डिग्री के एंगल ऑफ इंसिडेंस तक रिफ्रैक्शन, 60 डिग्री से ज्यादा एंगल ऑफ हुआ इंसिडेंस हुआ तब रिफ्लेक्शन, क्योंकि 30 इज लेस देन 60 तो लाइट रिफ्रैक्ट हो गई एट सम एंगल, वो एंगल स्नेल्स लॉ से निकालेंगे। बट यहीं पर अगर हम कोई लाइट रे सपोज 75 डिग्री एंगल पर डालते तो क्या होता, तो 75 मोर देन क्रिटिकल है, इसका मतलब ये लाइट रे सेकंड मीडियम में जाने की बजाय फर्स्ट मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कितने एंगल पर? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम करेगा। 75। जितने एंगल पर इंसिडेंस हुआ उतने ही एंगल पर वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। 60 डिग्री पर अगर कोई लाइट रे भेजते तो यहाँ पर अगर कोई लाइट रे 60 डिग्री के एंगल पर भेजते 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट, 90 पर रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है, पॉइंट यहाँ तक बोलो। यस सर। यस चलिए, इसको माइंड में रखना, डेंसेट और एरर वाला प्रॉब्लम करता है क्वेश्चंस में। अच्छा, इसके बाद देखो दो केसेस हो गए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है ये समझ में आ गया। इसके बाद आते हैं सक्सेसिव रिफ्रैक्शंस। कई बार क्या होता है, लाइट ना एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कई सारे मीडियम्स आ जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम, ऐसे करके कई सारे मीडियम्स आने लगते हैं। तो हमने लाइट को मान लो पहले वाले सरफेस पर इंसिडेंट कराया, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 3 है, ये मीडियम 4 है फॉर एग्जांपल। तो लाइट क्या होगा, पहले वाले सरफेस से मान लो रिफ्रैक्ट हुई, फिर दूसरे वाले सरफेस से वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी कुछ, फिर तीसरे वाले सरफेस पर यहाँ पर आकर के फिर रिफ्रैक्ट हो गई। भाई ये हमारा सरफेस नंबर 1 है, ये सरफेस नंबर 2, ये सरफेस नंबर 3, फिर मान लो ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई। कई बार रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, तो पहले वाले रिफ्रैक्शन पे, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन पर हमने एक नॉर्मल बनाया n1, दूसरे पॉइंट पर एक नॉर्मल बनाया n2, तीसरे पर एक नॉर्मल बनाया n3। सपोज ये एंगल जो है हमारा I है, पहले वाले एंगल पर ये कुछ θ1 बन रहा, या फिर इसको θ1 कह देते हैं, ये θ1 एंगल है, ये θ2। अब एक बार ध्यान सुनना देते हैं, अगर हमारे S1 और S2 पैरेलल है, सक्सेसिव रिफ्रैक्शन एट पैरेलल सरफेसेस, स्क्रीन कट है, ये बताओ अगर S1 और S2 पैरेलल हैं तो क्या इनके नॉर्मल्स पैरेलल नहीं हो जाएंगे? यस यस सर। यस सर। और अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये θ2 है, तो ये एंगल कितना बनेगा जो n2 के साथ बन रहा होगा? ये θ2 है, तो यहाँ θ2। अब मान लीजिए यहाँ पर एंगल θ3 बना, ये दोनों भी पैरेलल लाइंस हैं, तो ये एंगल भी θ3 हुआ, और यहाँ पर मान लिया एंगल θ4 है। जितनी बार लाइट रिफ्रैक्ट होगी उतनी बार स्नेल्स का फॉलो करेंगे।
सबसे पहले लाइट यहाँ रिफ्रैक्ट हुई है, तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ, एट दिस पॉइंट स्नेल्स लॉ, साइन ऑफ θ1 अपॉन साइन ऑफ θ2 equals to sin of θ1 upon sin of θ2. According to Snell's law, it should be refractive index of the second medium divided by refractive index of the first medium, mu2 by mu1. अगला रिफ्रैक्शन यहाँ पे हुआ, sin of θ2 upon sin of θ3, sin θ2 upon sin θ3 equals to sin θ2 upon sin θ3 will be equals to refractive index of third medium upon this refractive index of the second medium. And then यहाँ पर आइए, sin θ3 upon sin θ4, Snell's law, equals to fourth upon third, mu4 by mu3. कोई दिक्कत नहीं आई होगी ना यहाँ तक? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं। No, sir. नाउ चलिए, पहले वाली इक्वेशन अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखें तो mu1 मल्टीप्लाइड बाय sin θ1 किसके बराबर आएगा? mu1 sin θ1 will be mu2 sin θ2. फिर सेकंड से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, mu2 sin θ2 is also equal to mu3 sin θ3. mu3 sin θ3 is equal to mu4 sin θ4. यानी कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इस केस में देखो, जब लाइट एक के बाद एक कई सारे सरफेसेस से रिफ्रैक्ट हो, बट कंडीशन क्या है कि वो सब सरफेस आपस में पैरेलल है, तो हमें फाइनली क्या रिजल्ट बन रहा, mu1 sin θ1 बराबर mu2 sin θ2 बराबर mu3 sin θ3 बराबर ये, मतलब क्या, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल इन द फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल इन द सेकंड मीडियम, थर्ड मीडियम साइन ऑफ एंगल इन द थर्ड मीडियम, फोर्थ एंड साइन ऑफ दिस, इन सबका प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा है। यानी इसको हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ म्यू एंड द साइन ऑफ थीटा इज अ कांस्टेंट वैल्यू। एडवांटेज क्या है इसका, इसमें ऐसी कौन सी नई बात है जो हमें बताई जा रही है? First trans reflection angles. हाँ, सपोज हमें कुछ इन सब पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोवाइडेड होते हैं, मान लीजिए इन सब पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होते हैं और हमें ये वाला एंगल निकालना होता है कि θ4 कितना है। अब इनके कुछ खास बातें हैं, ध्यान देना बहुत। सपोज यहाँ पर हमें 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, 2 का, चलिए एग्जांपल लेते हैं, मान लो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5 है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 है, या यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, ऐसे रैंडमली चूज कर रहे हैं, रैंडमली चूज कर लेते हैं, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और सपोज θ1 की वैल्यू 60 डिग्री है। जस्ट फॉर एग्जांपल मुझसे पूछा जाए कि θ4 कितना होगा, क्या मुझे इन एंगल्स को कैलकुलेट करने की जरूरत है, θ2 और θ3 को? No. नहीं, क्योंकि हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, mu1 sin θ1 इक्वल्स टू mu4 sin θ4, इन दोनों को डायरेक्ट इक्वेट करेंगे। आ रही है बात समझ में? Yes. Yes. यानी θ4 की कैलकुलेशन करने के लिए θ3 और θ2 को कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। और बात क्या है, देखो सपोज ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 और ये 4, और हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे तो हमें कुछ sin θ4 की वैल्यू मिल जाएगी। सपोज ये 2 और 5 होते
और बीच के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3.5 और 4.5 होते हैं। जब जो पहले 3 एंड 4 थे वो 3.5 और 4.5 होते मान लीजिए। क्या थीटा 4 की वैल्यू कुछ अलग आएगी? मतलब जब यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 और 4 थे उस सिचुएशन का थीटा 4, और जब यहाँ 3.5 और यहाँ 4.5 हो गए तो इस वाली सिचुएशन का थीटा 4, क्या ये अलग अलग आएंगे? No. नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली क्या करना है मुझे, μ1 sin थीटा 1 को μ4 sin थीटा 4 के बराबर करना है। जब इन दोनों को बराबर कर रहे हो तो क्या फर्क पड़ता है कि μ2 कितना है और μ3 कितना है? हम तो इसको और इसको डायरेक्टली इक्वेट कर देंगे। तो हमारा sin थीटा, इसका मतलब थीटा 4 जो होगा वो μ1 पे डिपेंड करेगा, थीटा 1 पे डिपेंड करेगा और μ4 पे डिपेंड करेगा। इन दोनों से क्या मतलब हमें? समझ पा रहे हैं ना इस रिलेशन का एडवांटेज है? Yes, sir. ठीक है। और बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस आती हैं इसके ऊपर, जेई के अंदर इस पर क्वेश्चंस बहुत आए हैं, थ्योरेटिकल भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, दोनों तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। बस कंडीशन ध्यान रखना, जब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कई सारे रिफ्रैक्शंस हो, लेकिन कंडीशन क्या है, जहां जहां पर रिफ्रैक्शन हो रही है वो सब सरफेस आपस में पैरेलल हो। क्या इस रिजल्ट को प्रिज्म में लगाओगे? प्रिज्म के दोनों सरफेस आपस में पैरेलल होते हैं? ट्रायंगुलर प्रिज्म नहीं होते, उसमें भी तो दो रिफ्रैक्शंस होती हैं, एक इस सरफेस पर एक इस सरफेस पर, बट दो रिफ्रैक्शन जहां जहां पे हो रहे हैं वो पैरेलल नहीं। क्या इस कंसेप्ट को ग्लास स्लैब में लगा सकते हैं? ग्लास स्लैब जो रेक्टेंगल के फॉर्म में होता है, एक रिफ्रैक्शन यहाँ पर हुआ और एक रिफ्रैक्शन यहाँ हुआ, तो ये दोनों सरफेसेस क्या पैरेलल हैं अगर ये ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल है तो? है। Yes, sir. Yes, sir. इसलिए बता रहा हूं आपसे, पैरेलल सरफेस होना मैंडेटरी है, और अगर सरफेसेस पैरेलल हैं जहां से लाइट को रिफ्रैक्ट होना है तो फिर हम किसी भी मीडियम का एंगल डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें थीटा 3 निकालना है तो हम μ1 sin थीटा 1 को μ3 sin थीटा 3 के बराबर कर देंगे, डायरेक्टली थीटा 3 निकाल सकते हो बिना थीटा 2 और थीटा 4 को कैलकुलेट किए हुए। Yes, sir. और क्या स्पेशल बात है इसमें, क्यों इस टॉपिक की इतनी वेटेज बढ़ाई गई, वो देखो। एज पर द रे डायग्राम, जो डायग्राम सामने आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है इस टाइम पर, एज पर दिस डायग्राम, पहले रिफ्रैक्शन पर डेविएशन कितना हुआ है फर्स्ट पे? तो डेविएशन कैसे पता लगाओगे? इस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन से पहले, इस पॉइंट पर रिफ्रैक्ट होने से पहले लाइट की जो डायरेक्शन थी उसको एक्सटेंड करें, उस डायरेक्शन से कितने एंगल पर लाइट ट्रेवल कर रही है? रिफ्रैक्शन के बाद लाइट का जो ट्रेवलिंग हो रही है वो अपने प्रीवियस डायरेक्शन से कितने एंगल पर है, यानी कि ये एंगल पहले सरफेस का डेविएशन कितना होगा मैथ के पॉइंट से एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाएं तो ये आएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2, और ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन है? क्लॉकवाइज। सेकंड पॉइंट पर डेविएशन कितना हुआ? तो रिफ्रैक्शन से पहले वाली डायरेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद वाली डायरेक्शन के बीच का एंगल, बिफोर रिफ्रैक्शन डायरेक्शन ये थी, उसको एक्सटेंड करो, और रिफ्रैक्शन के बाद ये डायरेक्शन है, तो बिफोर रिफ्रैक्शन और आफ्टर रिफ्रैक्शन इनके बीच का ये एंगल डेल्टा 2 है, ये कितना हुआ? ये थीटा 3 माइनस थीटा 2, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज हुआ। थर्ड पॉइंट पर डेविएशन कितना हुआ? तो थर्ड पॉइंट के रिफ्रैक्शन से पहले वाली डायरेक्शन को एक्सटेंड कर दे, और थर्ड पॉइंट के रिफ्रैक्शन के बाद वाली डायरेक्शन के बीच का ये एंगल, ये क्लॉकवाइज हो गया, और ये कितना हुआ? तो दिस इज थीटा 3 माइनस थीटा 4। तो टोटल डेविएशन कितना हुआ? नेट डेविएशन। तो रूल कहता है कि जब कई सारे रिफ्रैक्शंस हो, फर्स्ट रिफ्रैक्शन, सेकंड रिफ्रैक्शन, थर्ड रिफ्रैक्शन, फोर्थ होता, पांचवा होता, तो टोटल डेविएशन विल बी समेशन ऑफ डेविएशन एट
ईच रिफ्रैक्शन, जितने भी रिफ्रैक्शंस हैं उन रिफ्रैक्शंस के जो डेविएशंस आ रहे थे उन सभी डेविएशंस को ऐड किया जाए, कितना आएगा ये? डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। लेकिन ऐड सिंपल तरीके से नहीं, ऐड अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। एक क्लॉकवाइज डेविएशन है, एक एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन है और फिर क्लॉकवाइज हो रहा है, तीसरा डेविएशन भी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो हमें यहाँ पर साइन कन्वेंशन डालना पड़ेगा। अगर हम क्लॉकवाइज कन्वेंशन को पॉजिटिव मानते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज कन्वेंशन नेगेटिव माना जाएगा। तो डेविएशन ऐड करते समय हमें इन साइंस का यूज करना पड़ेगा। डेल्टा 1 को हम प्लस में रखेंगे, प्लस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2। डेल्टा 2 एज पर द साइन कन्वेंशन माइनस में है, सो इट इज माइनस ऑफ थीटा 3 माइनस थीटा 2। और डेल्टा 3 फिर प्लस में, तो प्लस ऑफ थीटा 3 माइनस थीटा 4। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस थीटा 2 का टर्म यहां पर है, माइनस माइनस प्लस, प्लस थीटा 2 यहां पर, माइनस थीटा 2 प्लस थीटा 2 कैंसिल, माइनस थीटा 3 प्लस थीटा 3 कैंसिल, बचा क्या? थीटा 1 माइनस थीटा 4। और नेट डेविएशन का मतलब क्या है? तो नेट डेविएशन का मतलब ये है कि जो सबसे आपकी पहली वाली रे थी, फर्स्ट इंसिडेंट रे, उसको आगे बढ़ाइए और सबसे लास्ट वाली रे को एक्सटेंड करें। इनके बीच के एंगल को हम कह रहे हैं ये टोटल डेविएशन डेल्टा नेट है। फर्स्ट रे जिसको कि हम इंसिडेंट कहते हैं और सबसे आखिरी वाली रे जिसको इमर्जेंट रे कहा जाता है। तो इंसिडेंट वाली रे और इमर्जेंट वाली रे के बीच में क्या एंगल बन रहा है, ये आपका कहलाता है डेल्टा नेट, जो सिर्फ किन एंगल्स पर डिपेंडेंट है? ये डिपेंड कर रहा है कि जब लाइट इंसिडेंट हुई थी वहां पर नॉर्मल से क्या एंगल बन रहा था, और जब लाइट इमर्ज हो रही है तो नॉर्मल से क्या एंगल बन रहा है। इंसिडेंस के टाइम नॉर्मल के साथ कितना एंगल, इमर्जेंट होने पर नॉर्मल के साथ कितना एंगल, सिर्फ इन दोनों एंगल्स पर डेविएशन डिपेंडेंट। बीच में लाइट कितने एंगल पर थी उससे कोई मतलब नहीं है। आया समझ में आती थी कि ओवरऑल फाइनल डेविएशन, जो कंप्लीट डेविएशन आएगा, वो सिर्फ पहले मीडियम और आखिरी मीडियम पे डिपेंड करता है। फर्स्ट मीडियम और लास्ट मीडियम पे डिपेंड करता है कि लाइट कितना डेविएट होगी। बीच के मीडियम्स के ऊपर एंगल ऑफ डेविएशन, जो टोटल डेविएशन है, उसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, पॉइंट बोल लो और आगे बढ़ जाए। यस सर। राइट राइट। Yes, अब इसका भी और ठीक और देखिए, तो अगर यही बात है जो पढ़ रहे हैं, अगर ये सब कुछ सही पढ़ रहे हो और सही पढ़ रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, जिस केस में हमारा फर्स्ट और लास्ट मीडियम सिमिलर हो जाए, तो अगर मीडियम 1 और मीडियम 4 सिमिलर मीडियम, जो मीडियम यहाँ है वही मीडियम यहाँ पर भी है, यानी कि मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम 4 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक जैसा है, मतलब कि μ4 और μ1 सेम है। नो तो डेविएशन। अगर μ4 और μ1 सेम होंगे तो थीटा 1 और थीटा 4 भी सेम होंगे। Yes, sir. और अगर थीटा 1 और थीटा 4 सेम हो गए, थीटा 1 थीटा 4 सेम हो गए, तो नेट डेविएशन 0 हो गया। Yes, sir. और नेट डेविएशन है क्या चीज? तो नेट डेविएशन इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल है। तो अगर इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में कोई एंगल बन ही नहीं रहा, 0 डिग्री एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल लाइंस। तो अगर हमारी फर्स्ट मीडियम और लास्ट मीडियम एक जैसे मीडियम्स हुए, तो जो रे यहाँ से इमर्ज करेगी वो इसके साथ 0 डिग्री एंगल बनाएगी, मतलब इसके बिल्कुल पैरेलल में ही बाहर जाएगी। और यही फिनोमेना ग्लास स्लैब्स में यूज किया जाता है।
इस कंसेप्ट को दो जगह पर यूज करेंगे, एक ग्लास स्लैब के अंदर और एक मिराज फॉर्मेशन। मिराज फॉर्मेशन जो होती है ना, वो डेजर्ट्स के एरिया में, या अब तो हम लोग अब कहीं पर भी देख सकते हैं कि एक्सट्रीम समर कंडीशंस में रोड पर हमें ऐसा लग रहा होता है कि सामने पानी पड़ा हुआ है। एक्सट्रीमली समर हो, अगर एक्सट्रीम समर, और अगर आप कार वगैरह में बैठे हो, बस वगैरह में बैठे हो, तो ऐसा लगता है कि कुछ दूर आगे जो है वो सड़क पे पानी है, जबकि पानी वानी होता कुछ नहीं है वहां पर। दो जगह इस कंसेप्ट की एप्लीकेशन। हाँ जी बच्चे, लास्ट वाला पॉइंट बता दीजिए सर, आपने भी बताया। मिराज फॉर्मेशन जो होता है वो आपको ऐसा बताइए कि रेगिस्तान में थ्योरी में ऐसा बताया जाता है कि ये वाला नहीं सर, वो इमरजेंट और इंसिडेंट है वाला। वो बता रहे हैं, इसको बता रहे हैं। वो मैंने क्या कहा है देखिए, देखो हमने क्या कहा ना, तो ऐसे बोल दे रहा हूं कि जब लाइट मल्टीपल रिफ्रैक्शंस करे, प्रोवाइडेड जहां जहां से लाइट रिफ्रैक्ट हुई है वो सारे सरफेस आपस में पैरेलल, ऐसी कंडीशन में अगर पहला वाला मीडियम और सबसे लास्ट वाला मीडियम सिमिलर हो जाते हैं, तो जो लाइट इमर्ज करती है और जो लाइट हमने इंसिडेंट करवाई थी वो एक दूसरे के पैरेलल लाइंस होती है। जिस कंसेप्ट के ऊपर हम अपने ग्लास स्लैब का क्लास 12th में एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट, अभी आप लोगों ने तो किया नहीं होगा, लेकिन वैसे जो एक्सपेरिमेंट होता है हो सकता है कुछ लोगों ने क्लास 10th वगैरह में किया हो। ग्लास का जो स्लैब होता है उसमें इधर भी एयर, और सपोज यहाँ भी एयर है और बीच में ग्लास है। अगर हम यहाँ से कोई लाइट रे भेजें, जिसको कि आप इंसिडेंट रे कह सकते हो, जो कि ग्लास स्लैब के टॉप सरफेस पर कोई एंगल बना रही है, सपोज आई, तो एयर से जब ग्लास में जाएगी तो ये लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, ये एंगल आर मान लें। लेकिन लाइट जब वापस निकलेगी, एक बार फिर रिफ्रैक्शन होगा इसका यहाँ पर। तो हम ये कह रहे थे कि क्योंकि इस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन के बाद एयर है और पहले वाले पॉइंट पर रिफ्रैक्शन से पहले भी एयर था, यहाँ भी एयर है, यहाँ भी एयर है, तो जब ये दोनों सेम ही मीडियम्स होंगे तो लाइट जो यहाँ से बाहर निकलेगी वो इस इंसिडेंट रे के पैरेलल निकलेगी बाहर। ये समझा रहे थे आपको। दिस इज इमर्जेंट रे जो कि पैरेलल टू द इंसिडेंट है। यानी कि अगर हम इंसिडेंट रे को एक्सटेंड कर देते हैं ना, सपोज इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाइए, तो ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल पैरेलल लाइंस, कंप्लीट पैरेलल लाइंस। इसको बोलते हैं कि डेविएशन जीरो हुआ। डेविएशन का बहुत बड़ा रोल है ऑप्टिक्स में, लोग इसको समझाते नहीं है, लेकिन हर एक ऑप्टिकल डिवाइस रे को डेविएट करने का ही काम करती है। और कौन सी ऑप्टिकल डिवाइस रे को कितना डेविएट करती है ये उसकी पावर होती है। हम लोग को आइडिया इसलिए नहीं होता कि हम लोगों ने पावर सिर्फ लेंस में पढ़ा हुआ है, पावर ऑफ लेंस, और वो भी पावर पढ़ा नहीं है, फॉर्मूला पढ़ा है उसका, पावर ऑफ लेंस 1/f, बिना ये जाने हुए कि पावर का मतलब क्या होता है। Power of any optical device is measurement of the angle by which it can deviate a ray. जो डिवाइस रे को जितने ज्यादा एंगल पर डेविएट कर दे, मतलब जितने ज्यादा एंगल से टर्न कर दे, वो उतनी पावरफुल डिवाइस। ग्लास स्लैब की पावर कितनी हुई? पावर ऑफ ग्लास स्लैब जीरो। ये डेविएट कर ही नहीं पा रहा। जो रे इससे निकली वो तो उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में पहले रे जा रही है, तो पावर जीरो। सन ग्लासेस की पावर कितनी होती है? सन ग्लासेस चश्मा ही है, तो उस चश्मे में तो पावर होती नहीं है, लेकिन अगर हम जो हम लोगों ने चश्मा पहना हुआ है इसमें पावर होती है।
क्योंकि ये रेस को कन्वर्ज या डाइवर्स करते हैं। सन ग्लासेस में एक ऐसा लेंस लगाया जाता है जिसकी पावर 0 होती है। तो ग्लास स्लैब का बेसिक फंक्शन क्या है? बेसिक फंक्शन ऑफ द ग्लास स्लैब, क्या ये कुछ डेविएशन प्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा? फाइनल आंसर बताओ आप। ग्लास स्लैब डेविएशन होगा या नहीं होगा इसमें? नो नहीं No, होगा। sir. तो नहीं होगा। तो इसका बेसिक फंक्शन हुआ क्या फिर? इसका बेसिक फंक्शन सिर्फ ये हुआ कि ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में एक गैप क्रिएट कर देता है, गैप, और उस गैप को हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट के नाम से पढ़ते हैं। मतलब अगर किसी लाइट के रास्ते में ग्लास का स्लैब आ जाए तो वो स्लैब क्या करेगा, लाइट को उसी डायरेक्शन में आगे ट्रांसमिट करेगा, जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही थी उसी डायरेक्शन में आगे भी जाएगी, लेकिन जिस रास्ते पे जा रही थी उस रास्ते से थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, दूसरे रास्ते पे जाएगा, बट वो दूसरा रास्ता भी पहले वाले रास्ते के पैरेलल है। मतलब हमें अगर सीधे चलना था तो हम सीधे जा रहे हैं, मान लीजिए हम सीधे चल रहे थे, हम थोड़ा सा लेफ्ट मुड़ गए और फिर सीधे चलने लगे, तो हम डेविएट हुए क्या? सीधे जाना था, थोड़ा राइट हो जाओ और फिर सीधे चले जाओ, तो आप डेविएट हुए? इस केस में कोई No, डेविएशन नहीं, No, sir. जा तो उसी डायरेक्शन में रहे ना अभी भी, थोड़ा शिफ्ट कर गए, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ये इसका काम होता है। बट ये है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट और इमेज के समझने में बड़ा काम करता है। पूछा जाता है कि ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उसके पहले आपको एक और चीज बता दें, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, तो फिर ये एंगल भी आर होगा पैरेलल लाइन प्रॉपर्टीज के हिसाब से। और ये एंगल, ये अभी अभी आपको समझाया कि अगर फर्स्ट मीडियम और लास्ट मीडियम सेम है, जो मीडियम यहाँ है वही मीडियम यहाँ पर है, तो जो यहाँ एंगल बन रहा था एग्जैक्टली सेम एंगल यहाँ भी बनेगा। हमें ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट है क्या चीज? इमर्जेंट रे और पैरेलल रे के बीच का डिस्टेंस कितना होगा ये। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं और ये लेंथ को लैटरल डिस्प्लेसमेंट एल कह रहे हैं। आराम से निकल जाता है ये पॉइंट ए, इसको नीचे लाए बी पॉइंट, इसको इधर ले गए सी पॉइंट, और इसको यहाँ गए डी पॉइंट। ट्राइंगल ए बी सी, cos of angle R, cos of this angle, base AB over the hypotenuse AC। और जो ट्राइंगल ADC है, ADC जिसमें ये एंगल CAD वाला एंगल, ये एंगल आराम से निकाल सकते हो। अगर ये पूरा I बन रहा है, ये R बन रहा है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो I माइनस R, साइन ऑफ दिस एंगल, sign of this angle will be this lateral displacement L, which is the perpendicular over the hypotenuse AC। यहाँ पर भी AC है और यहाँ पर भी AC है, दोनों AC को इक्वेट कर दो। तो जब दोनों AC को इक्वेट कर देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो ये आएगा, lateral displacement will be AB multiplied by sin of I minus R अपॉन cos R। अच्छा तुम लोग एक चेक कर लेना यार इसे। सही लिखा है शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है। Yes, sir. और ये AB, ये जो AB है ये इस ग्लास स्लैब की थिकनेस है, T, थिकनेस ऑफ द स्लैब, कितना मोटा स्लैब है। तो L इक्वल्स टू थिकनेस ऑफ स्लैब इनटू साइन ऑफ I माइनस R अपॉन cos R। ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, आराम से निकाल सकते हैं।
देख लो यहाँ तक, फिर बताएं आगे। Yes, sir. और इसका जो ग्राफिकल वर्जन आता है, ग्राफ में हालांकि टाइम बहुत लग जाएगा हम लोग को प्लॉट करने में, फिर भी देखिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट और आई के पीछे ग्राफ कैसा होगा। तो आई बराबर 0 करके देखो पहले तो कितना आएगा। आई बराबर 0, आई बराबर 0 पे आर भी तो 0 आएगा अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू ऑफ ग्लास अपॉन म्यू ऑफ एयर। जब आई 0 होगा चेक करो यार, आई 0 तो ऑब्वियसली आर भी 0, आई 0 आर भी 0, बोथ आर 0, साइन ऑफ 0 मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट 0। जब आई 90 डिग्री होगा तब वो यही दिख जाएगा, आई को 90 डिग्री रखेंगे तो साइन ऑफ 90 माइनस आर मतलब कि कॉस आर, और नीचे भी कॉस आर, कॉस आर बाई कॉस आर कैंसिल, एल इक्वल टू टी। अच्छा, इसके बाद वाला पार्ट हम स्किप करेंगे क्योंकि वो हमारा टाइम बहुत चला जा रहा है उसमें, कि इनको ज्वाइन करने के लिए फिर हमको डिफरेंशिएशन चेक करना पड़ेगा, बट डिफरेंशिएशन करेंगे नहीं क्योंकि ये बड़ा टफ है। तो अब जो हम बनाने जा रहे हैं उस पर आप हमारे ऊपर फेथ कर सकते हो। कुछ ऐसा ग्राफ आएगा इसमें, लैटरल डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। मतलब कि जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ज्यादा लैटरल डिस्प्लेसमेंट, सीधा सा रूल है। सर ग्लास के दूसरे वाले सरफेस में क्रिटिकल एंगल नहीं हो सकता? नहीं होगा इस केस में, क्रिटिकल एंगल वाला केस, यही तो स्लैब की खासियत होती है कि ग्लास स्लैब के अंदर रिफ्लेक्शन नहीं होते कभी। प्रिज्म में हो सकते हैं, स्लैब में कभी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? कब हो सकता है? यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा? जब ये एंगल आर क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो। बच्चे बताओ ये, तो क्या ये एंगल आर क्रिटिकल से ज्यादा हो सकता है क्या कभी? कब होता है? अच्छा सुनिए, देखो मान लो ये क्रिटिकल है, मान लीजिए ये एंगल क्रिटिकल है, तो डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर आप क्रिटिकल एंगल पर हो तो रिफ्रैक्शन कितने एंगल पे होना चाहिए? 90 डिग्री। यानी ये आई 90 बनना चाहिए। और हमें ये भी पता है कि यहाँ और यहाँ सेम एंगल है। सक्सेसिव रिफ्रैक्शंस की प्रॉपर्टी के हिसाब से पहले मीडियम और आखिरी मीडियम में सेम एंगल बन रहा है। Yes, sir. तो अगर यहाँ क्रिटिकल एंगल बनेगा तो यहाँ 90 बनना चाहिए था, और अगर यहाँ 90 बनना चाहिए था तो फिर यहाँ भी तो 90 होना चाहिए था, क्योंकि इन दोनों को भी तो आपस में बराबर होना ही है। तो क्योंकि ये 90 से कम है तो ये भी 90 से कम है, और अगर ये 90 से कम है तो अंदर वाला एंगल क्रिटिकल से कम होगा। Yes, sir. यस। ग्लास स्लैब में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होते, प्रिज्म में होते हैं। ग्लास स्लैब का जो काम है, जो ये एक ऑप्टिकल डिवाइस है, इसको यूज क्यों करते हैं हम लोग? ग्लास स्लैब क्यों यूज किया जाता है? सिर्फ रे को पैरेलली शिफ्ट करने के लिए। अगर हम आप लोगों से पूछे कि हमारे डे टू डे लाइफ में क्या आज तक कहीं ग्लास स्लैब का एप्लीकेशन देखा है आप लोगों ने? क्या कोई ऐसी चीज बता दो जहां ग्लास स्लैब का यूज किया गया हो या प्रिज्म का यूज किया हो तुम लोगों ने? भाई चश्मा तो समझ में आता है कि लेंस यूज करते हैं, बट ग्लास स्लैब का तो कोई एप्लीकेशन हमने देखा ही नहीं आता।
ठीक है, रिफ्लेक्शन नहीं करता बच्चा, ये ध्यान रखिए। आगे बढ़े भाई, मूव करें आगे। यस 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 ठीक। बच्चा लेकिन अब एक तो ध्यान सुनना, क्योंकि जो पॉइंट आप बोलेंगे ना वो टफ है। क्या काम है ग्लास स्लैब का, ये ध्यान रखना है, मैं बार बार इस पर रिपीट करूंगा। ये कोई नई चीज नहीं है, ये आपके नॉर्मल 12th स्टैंडर्ड की किताब में भी इसका डेरिवेशन है। फंक्शन ऑफ ग्लास स्लैब क्या है? ऑप्शन ए इज टू डेविएट द रे, नो नहीं। इज टू चेंज द पाथ ऑफ रे, है? पाथ तो बदल दिया ना आपने, जिस रास्ते पे जा रहे थे उससे अब नया रास्ता आ गया, लेकिन ये नया वाला रास्ता पहले वाले रास्ते के पैरेलल ही जा रहा है, पैरेलल जा रहा है। एप्लीकेशन सिखाऊंगा इसकी, ये एप्लीकेशन नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, ध्यान देना, ये कोई एप्लीकेशन नहीं पढ़ रहे हो आप। एप्लीकेशन आएगी ऑब्जेक्ट और इमेज के फॉर्म में। बट जो मैंने आज बोला है वो याद रखिएगा कि ग्लास स्लैब का काम क्या है। अब एक क्वेश्चन ये आता है यार कि अगर हम कंपोजिट स्लैब लगाएं तो क्या होगा? कंपोजिट स्लैब का मतलब क्या होता है कि हमने एक ग्लास की स्लैब लगा दी। ग्लास भी कई तरीके की क्वालिटी के आते हैं, आपके घरों में विंडोज होंगी तो विंडो में ग्लास लगे होंगे, तो कई तरीके के ग्लास होते हैं। नॉर्मल ग्लास होते हैं और मोटे ग्लास, पतले ग्लास, उन ग्लास के अंदर का मटेरियल भी अलग अलग होता है। तो सपोज हमने दो अलग अलग स्लैब लगाई, एक स्लैब 1 और एक स्लैब 2। स्लैब 1 की थिकनेस T1 है और स्लैब 2 की थिकनेस T2 है। और हमने लाइट से कहा कि जाओ इन दोनों स्लैब को पार कर दो। लाइट ने कहा ठीक है, वो पहले स्लैब पर गई, रिफ्रैक्ट हो गई, दूसरे स्लैब पर गई, फिर रिफ्रैक्ट हो गई, और इसके बाद फिर बाहर निकली। तो लाइट को याद आ गया यार, जिस मीडियम में से हम आए थे वही मीडियम आगे मिल रहा है मेरे को, सेम मीडियम है आगे, यहाँ सेम मीडियम। तो लाइट ने कहा कि हम उसी रास्ते पे जाएंगे जिस रास्ते से आए थे। तो ये लाइट वापस यहाँ से एग्जिट होगी। थोड़ा सा डायग्राम दिखा देते हैं। ये जो इमर्जेंट रे आप देख रहे हो ना, और ये जो इंसिडेंट रे दिखाई है, ये पैरेलल हुई, क्योंकि इधर इधर एक जैसा मीडियम है। लाइट की बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, इसकी मेमोरी बड़ी शार्प होती है। पैरेलल दिख नहीं रहे हैं यार, कुछ गड़बड़ है, थोड़ा डायग्राम बदल, कुछ ऐसा डायग्राम बनाए जो पैरेलल दिखे थोड़ा सा। ठीक है, अब कुछ हद तक ठीक है। ये यार, ये तो ध्यान देना, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा यार, ये ना रिफ्रैक्शन हुआ है यहाँ पर। हो सकता है तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिख रहा हो। तो अब ये चीज आपकी लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। इसका डेरिवेशन कैसे करोगे? यहाँ से यहाँ तक का थिकनेस T1 है और यहाँ से यहाँ तक का थिकनेस T2 है। मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, यहाँ पर एंगल R1 बना, इस पॉइंट पर एक नॉर्मल लाइन बनाएंगे, ये एंगल भी R1 ही बनेगा, और ये एंगल R2 बना, इसके पैरेलल में ये भी R2 बना,
और ये एंगल जो बाहर निकलेगा ये वापस वही एंगल आ जाएगा आई। डायग्राम बना लिया तुमने? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. कैसे वो कैसे निकालेंगे, वर्किंग पे बहुत ध्यान देना। जो कुछ नाम तो दें, पहले इसको ए नाम दे देते हैं, इस लाइन को नीचे लाए बी नाम दे दिया, इसको सी पॉइंट कह रहे हैं, इसको नीचे लाके डी पॉइंट, इसको ई पॉइंट कह दे रहे हैं। सबसे पहले काम क्या करने जा रहे हैं, सुनो। पॉइंट सी से इंसिडेंट का जो एक्सटेंशन किया है मैंने, इंसिडेंट रे की जो एक्सटेंशन की है उसके ऊपर पॉइंट सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। एफ कह दे रहे हैं इसको, ठीक है। इसके बाद इसको हम निकाल सकते हैं, ये जो सी एफ है ये कैलकुलेट हो जाएगा। सी एफ विल बी इक्वल टू T1 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ I माइनस R1 अपॉन कॉस R1। ये वैसे ही होगा जैसे पहले वाला डेरिवेशन किया था, इसलिए इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं। ये वैसे ही आएगा ना, जस्ट अभी तो पीछे डेरिवेशन की। यस सर। अब आगे क्या करने जा रहे हैं वो सुनना। पॉइंट सी से सुन लेना, आप अपने डायग्राम में भी करना। पॉइंट सी से इंसिडेंट रे के पैरेलल एक लाइन बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे पैरेलल टू इंसिडेंट रे। पॉइंट सी से मतलब कि ये लाइन और ये लाइन तीनों पैरेलल हो गए। पॉइंट सी से एक लाइन बनाएंगे पैरेलल टू दिस इंसिडेंट रे। यस सर। ये बताएंगे। अब समझाने के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है मुझे भी, तो जैसे जैसे मेरा मूवमेंट होगा आप ध्यान देना। ये जो लाइन सी डी है और पॉइंट सी से जो हमने इंसिडेंट के पैरेलल में एक लाइन बनाई है, ये कितना एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में? ये एंगल सी डी और ये लाइन जो कंस्ट्रक्ट की गई है फ्रॉम द पॉइंट सी पैरेलल टू दिस इंसिडेंट रे, ये एंगल ध्यान देखो ना। सी डी ए बी के पैरेलल है, ए बी और सी डी ये आपस में पैरेलल है, और ये लाइन और इंसिडेंट लाइन आपस में पैरेलल है। तो जितना एंगल यहाँ बन रहा होगा सेम एंगल यहाँ बनेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ मैथ वाला अपना। Yes. सेम एंगल आई बनेगा, ठीक है। अब इतना ओके है? यस Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब आगे चलते हैं। ये पूछना इसलिए पड़ता है यार, ऑफलाइन होता तो कोई दिक्कत ना होती, ऑनलाइन बहुत प्रॉब्लम्स होती। पॉइंट ई से जब सी से ये लाइन बनाई थी ना आपने, सी से ये जो लाइन बनाई थी पैरेलल टू द इंसिडेंट, उस लाइन के ऊपर पॉइंट ई से एक परपेंडिकुलर गिराओ और उसकी लेंथ को L2 कह दो, और वो परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पर गिरा है उसको G कह देते हैं। अब मैं कुछ ट्रायंगल्स बोलूंगा, वो ध्यान देना। सबसे पहले ट्रायंगल CDE, CDE क्या होगी वैल्यू cos R2 की बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के हिसाब से क्या बनेगा? ट्रायंगल CDE यहाँ 90 डिग्री बन रहा, cos ऑफ R2 ये एंगल R2 है, cos ऑफ दिस एंगल बेस CD ओवर हाइपोटेन्यूज C से E तक का। ठीक है। Yes, sir.
फिर हम ट्रायंगल चूज करने जा रहे हैं, ट्रायंगल CEG, CEG, CEG। इसमें एंगल ECG कितना है? एंगल ECG खुद बताओ आप लोग। ECG ये एंगल कितना है? I minus R2 तो उसका साइन लेते हैं, साइन ऑफ दैट एंगल। मतलब हमने एंगल ECG का साइन लिया है, साइन ऑफ एंगल ECG परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के हिसाब से इक्वल टू, तो एंगल ECG के जस्ट सामने वाली साइड EG है जो L2 है अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसमें हाइपोटेन्यूज CE है। यहाँ भी CE और यहाँ भी CE, दोनों CE को इक्वेट करना है। जैसे ही दोनों CE को इक्वेट करेंगे तो आपको L2 मिल जाएगा। और ध्यान देना CD जो है, CD ये सेकंड वाले के थिकनेस है, तो ये सब जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा T2 इंटू साइन ऑफ I माइनस R2 अपॉन कॉस R2। और क्या ये कहा जा सकता है कि L जो है वो ये लेंथ L1 मानी गई थी, L बराबर L1 प्लस L2 है, Yes, sir. L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 बिकॉज L1 पॉइंट C से इस परपेंडिकुलर का डिस्टेंस है और E से यहाँ का परपेंडिकुलर, तो फिर ये टोटल डिस्टेंस जो होगी वो L2 और इसके आगे L1, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट L इक्वल टू L1 प्लस L2। अब हम कंक्लूडिंग पे आ रहे हैं। L1 जो था वो था T1 इंटू साइन I माइनस R1 ओवर कॉस R1 प्लस ये हो गया T2 साइन ऑफ I माइनस R2 अपॉन कॉस R2। इससे पैटर्न समझ सकते हो क्या होगा। पैटर्न समझ सकते हो कि अगर कई सारे स्लैब एक के बाद एक रख लिए जाएंगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जा सकता है। सिंगल स्लैब का ये आंसर था, तो पैटर्न को समझ में नहीं आ रहा आप लोग को किस कैसा पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। T1 साइन I माइनस R1 बाय कॉस रिफ्लेक्शन में चेंज आ रहा है। हाँ, यहाँ बहुत ध्यान देना है, यहाँ बहुत ध्यान देना है। यहाँ पर भी I लिखा है और यहाँ भी I लिखा है, मतलब न्यूमरेटर में ये दोनों I जो है वो ये वाले एंगल है, पहले वाले एंगल। हमें इसमें माइनस R1 करना है, यहाँ माइनस R2 करना है, यहाँ कॉस R1 करना है, यहाँ कॉस R2 करना है। तो इससे हम कितने भी स्लैब आएंगे तो अब हम समझ गए कि क्या करना है इसमें। मान लो इसके नीचे एक तीसरा स्लैब होता है तो हम प्लस करके क्या करते, T3 साइन I माइनस R3 और यहाँ पर कॉस R3 कर देते। ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। कल इसको एप्लीकेशन बताएंगे इसकी यार कि इसको, ये तो इसमें एप्लीकेशन नहीं है, फिर बता रहा हूँ, ये कुछ नहीं, ये सिर्फ रिजल्ट है। इसको पढ़ने से, इसको समझने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमको ये पता करना पड़ेगा कि ये जो कुछ पढ़ा है ये न्यूमेरिकल में कैसे काम करेगा। यस सर। ठीक है, तो अब कल इसको डिस्कस कर लेंगे क्लास में। ठीक है, शीट कंप्लीट करके आना कल।